अस्सलाम वालेकुम। अभी सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की कॉमन रेसिपी जो कि है साग के साथ चावल की रोटी। कुछ लोगों को मकई की रोटी अच्छी लगती है तो कुछ को चावल की। हमें चूँकि चावल की ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं चावल की रोटी बना रही हूँ। चावल की रोटी आटा गूँध के भी बनाई जाती है और इस तरह से इसका थिक सा पेस्ट बना के भी। तो अगर तो आपको जल्दी है तो आप फटाफट से इसमें पानी या दूध जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड करके इसका थिक सा पेस्ट बना के चावल की रोटी बना सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आटा गूँध के बनाएं, वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है और उसके बाद तवे को प्री हीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से घी, क्योंकि इस तरीके में जो घी है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है। कम घी से ये नहीं बनती है, ये नीचे चिपक जाती है। अगर तो आपके पास नॉन स्टिक का तवा अवेलेबल है तो आप इसको उसके ऊपर बनाएं, उसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता है और रोटी भी नहीं चिपकती है। लेकिन चूँकि मैं दूसरे तवे पे बना रही हूँ तो इसमें मुझे जो घी है वो ज़्यादा चाहिए और ये बनानी भी थोड़ी मुश्किल होती है। इसको हैंडल करना दूसरे की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं चूँकि तकरीबन 2-3 साल बाद आज चावल की रोटी इस तरीके से बना रही थी तो मुझे ख़ास तौर पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अगर आप बनाते रहें तो आप थोड़े यूज़ टू हो जाते हैं और फिर आपको आसान लगती है। लेकिन मैं थोड़ी देर से बना रही थी इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी। पेस्ट को तवे के ऊपर अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसको मैं मज़ीद घी लगा रही हूँ, क्योंकि इसको दोनों साइडों पे ही इक्वल घी चाहिए होता है। वैसे इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बन जाती है, मतलब अगर आप ये सुबह नाश्ते में खा लें तो यकीनन आपको रात तक भूख नहीं लगेगी। यहाँ पे मेरी पहली रोटी जो थी ये थोड़ी सी टूट गई थी, लेकिन खैर गुजारे के काबिल थी, इतनी भी बुरी नहीं थी बनी। वैसे भी हमने खुद ही खानी थी। खैर शुरू में वैसे भी थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं तो इस तरह की हो जाता है, लेकिन बाकी रोटियां मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर रही थी। इसकी पहली वजह तो ये मेरी अपनी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी है और मेरी अम्मी जान मेरे पास आई थी मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और वो छत से गिर गई, जिसकी वजह से उनके दिमाग पे चोट लग गई और वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं अभी भी, क्योंकि उनके दिमाग में खून जम गया था। शुरू में तो हमें पता ही नहीं चला, मतलब जिस टाइम वो गिरी हैं उस टाइम तो हमें ऐसे ही लगा कि वो नॉर्मल है, मतलब ठीक है, बस शायद कमर पे चोट आई होगी, क्योंकि उस टाइम वो बिल्कुल ठीक बातें वगैरह भी कर रही थी और नॉर्मल था। हमने बस डॉक्टर को बुला के उनको इंजेक्शन वगैरह उसने दिए तो वो ठीक हो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सुबह टाइम अभी हम सो ही रहे थे तो उनको झटके लगना शुरू हो गया, मतलब वो पूरी पैरालाइज्ड हो चुकी थी और उनको झटके लग रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं थी है। उस टाइम देख के मेरा तो दिल ही घबरा गया, कुछ भी समझ नहीं था आ रहा कि इनको क्या हो रहा है और इस टाइम क्या करें। तो फिर मेरे हस्बैंड फ़ौरन से गए, गाड़ी लेकर आए और उनको हॉस्पिटल लेकर गए। एक हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, आप कहीं और ले जाएं। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने सारी टेस्ट वगैरह किए, सीटी स्कैन किया तो पता चला कि उनके दिमाग में खून जम चुका हुआ है और अब इसका ऑपरेट होगा। ये सुन के मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि अभी मेरे अब्बू को फौत हुए साल भी नहीं हुआ और फिर अम्मी की ऐसी कंडीशन, ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ऊपर से मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली रहती हैं गाँव में, यानी हम बहनों की तो शादियां हो गई और एक भाई है वो भी इधर ही रहता है, लाहौर में काम वगैरह करता है। और उधर मेरी जो अम्मी हैं वो बिल्कुल अकेली होती हैं, इस तरह कौन उनका ख्याल रखता। हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 माह तक उनके पास रह लेती, या अभी तो वो हमारे पास ही होती, लेकिन बाद में क्योंकि ये जो इशू होता है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और इसमें लाइफ टाइम केयर की ज़रूरत होती है। आप एक दफ़ा भी अगर मेडिसिन खाना भूल गए हैं तो आप बिल्कुल पहले की तरह ही आपकी सिचुएशन हो जाएगी। उधर हॉस्पिटल में एक ऐसा भी पेशेंट आया था जो कि सिर्फ एक दफ़ा दवाई खाना भूल गया था,
तो अब उसकी फिर से वही कंडीशन हो गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा दवाई छोड़ने से। तो ये सारा कुछ सुन के मुझे तो कुछ समझ नहीं थी आ रही है, अब हम क्या करें। ख़ैर उन्होंने अम्मी को एडमिट कर लिया और कहा कि हम अभी इनको कुछ देर ऐसे ही रखेंगे, यानी कि इंजेक्शन और ड्रिप्स वगैरह लगा के चेक करेंगे कि हो सकता है कि इनका जो ब्लड है वो इसी तरह से पिघल जाए, क्योंकि अभी 24 आवर्स नहीं थे हुए। तो एक टाइम होता है कि अगर आप 24 आवर्स से पहले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड कर दें तो चांसेस होते हैं कि उनका जो ब्लड है वो खुद ही ऐसे पिघल जाए। तो अब हमें यही वेट था कि हम जल्दी से इनको कुछ ऐसे इंजेक्शंस और ड्रिप्स वगैरह लगाएं जिनसे ये पिघल जाएं। उस दौरान जो मेरी अम्मी की कंडीशन थी वो इंतहाई ज़्यादा सीरियस थी। खैर 5-6 घंटे के एनालाइज के बाद उन्होंने कहा कि हम इनको मज़ीद 4-5 दिन हॉस्पिटल रखेंगे और हो सकता है कि ऑपरेट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि वो ऐसे ही ठीक हो जाएं। तो उसके बाद 4-5 दिनों तक मेरी जो अम्मी हैं वो हॉस्पिटल में रहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन से तो बच गई लगी, लेकिन अभी उनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी यानी नॉर्मल नहीं हुई है। अभी वो वैसी ही हैं, कोई बात वगैरह नहीं करती हैं, बस लेटी रहती हैं। ऊपर से अभी वो मेरे पास भी नहीं हैं, यानी वो मेरी दूसरी सिस्टर की तरफ हैं, क्योंकि अभी मेरी खुद तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मेरे पास आएँ। हालाँकि मैं उनको बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अम्मी को मेरे पास भेज दें, क्योंकि मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ। सारा दिन भी, रात को भी सो नहीं पाती हूँ कि वो मेरे पास आई थी, मेरे घर में मेरी वजह से वो गिर गई। मतलब ये ऐसा गिल्ट है ना जो कि मुझे सुकून लेने ही नहीं दे रहा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अब वही हमारा वाहिद सहारा हैं, उनके अलावा वालिद तो पहले ही नहीं रहे हैं और अब उन्हीं से ही हमारी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया उनके सिरों पे सलामत रखे। तो यहाँ पे मेरा तकरीबन काम ख़त्म हो गया था और दोपहर के टाइम हो चुका था। सुबह के काम कर कर के इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि मुझे फिर से भूख लग गई थी। तो चूँकि साग पड़ा हुआ था तो जब तक साग घर में हो तब तक मैं उसे नहीं छोड़ती। साग खुद माफ़िया मांगता है कि बीबी हमें छोड़ दे, बस कर दे, पर मैं कहती हूँ नहीं जी, हर तरीके से साग को खाना होता है मैंने। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना साग की रोटी बना ली जाए, ये काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। पहले मैं ज़्यादा रोटियां बनाने लगी थी, फिर मैंने अपने हबी से कॉल करके पूछ लिया कि आप आ रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा, तो मैंने फिर सिर्फ अपने लिए रोटी बनाई। काम करते करते टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि यहाँ पे हमारी दोपहर की गैस कुछ जा चुकी थी, तो फिर मैं सिलेंडर पे रोटी बना रही थी और इसके साथ साथ मेरी बेटी मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रही थी। उसको एक ही काम होता है, मतलब जब मैं घर पे अकेली हूँ तो उसे तभी मुझ पे प्यार आता रहता है, जब उसके बाबा घर आ जाएं फिर वो मुझे पूछती भी नहीं है, और जब वो घर नहीं होते तभी मुझे तंग करती है। उनके आने पे सुकून के साथ खेलती रहती है और वो कहते हैं जी मेरी बेटी तो तंग करती ही नहीं है, आप ऐसे ही कहती रहती हैं कि वो तंग करती है, वो तो इतनी अच्छी बच्ची है। तो मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि आप ना घर में CCTV कैमरास लगाएं और आप देखें कि आपकी बेटी किस तरह से मुझे जलील करती रहती है और आपके आने पे किस तरह से शरीफ बन जाती है। मेरे ख्याल से सभी बेटियों के साथ ऐसा ही होता है कि उनको अपने जो बाप होते हैं वो एक्स्ट्रा ही प्यारे होते हैं। ख़ास तौर पर मेरी बेटी को तो कुछ ज़्यादा ही अपने पापा से अटैचमेंट है। ये तो उनके बगैर बस थोड़ी देर ही निकालती है, उनके आने से पहले ही ये शुरू हो जाती है, उनसे उदास हो जाती है और फिर मुझे तंग कर करके बुरा हाल कर देती हैं। ऐसे ही अगर मैं अम्मी के पास चली जाऊँ तो ये वहाँ भी नहीं रहती है और रो रो के मुझे मजबूरन वापस आना पड़ता है। इसकी वजह से काफ़ी देर से मैं अपनी अम्मी के पास जा भी नहीं थी पाई है, वही आके बस मिल जाते थे। और अब उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ऊपर से वो मेरी आपी के घर हैं, तो वो चाचू जो हैं वो मुझसे थोड़ा नाराज़ हैं, तो वो इजाज़त भी नहीं दे रहे कि मैं उधर उनके घर जाके उनसे मिलूँ। मतलब इस टाइम से ही मेरी दिमागी हालत ख़राब हो रखी है, यानी वो आने नहीं दे रहे, मेरे से रहा नहीं जा रहा और अम्मी की हालत जो है वो इतनी सीरियस है। और अम्मी वैसे भी मेरे साथ ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो वो मेरे साथ ज़्यादा सही तरीके से रहती हैं। उधर वो ऐसी खामोश पड़ी हुई हैं, ना
कुछ बोलती हैं, ना किसी से कुछ कहती हैं, बस ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और उनको देख देख के, उनके बारे में सुन सुन के इधर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई जा रही है। बस अचानक क्या से क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं सोचती हूँ कि उसी दिन वो इतना ज़्यादा हंस रही थी, इतने मजाक वगैरह कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो इस दिन, और उसी शाम को भी गिर गई। मतलब एक सेकंड भी पता नहीं होता कि इंसान के साथ क्या होने वाला है, और हम कितने लंबे लंबे प्लान बना लेते हैं। मेरी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्होंने अपना घर नया बनाया था। वो कह रही थी मैंने अपनी बेटे की शादी करनी है तो मैं अच्छा सा घर बना रही हूँ, तो ये वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें कर रही थी। और अभी घर बना के वो मेरे पास आई ही थी, और उसमें रहना उन्हीं को ही अभी नसीब नहीं हुआ। यानी भी वो इतनी ज़्यादा बीमार हैं, 2-3 महीनों तक तो वो उधर जा ही नहीं पाएंगे जिस तरह की उनकी कंडीशन है। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से सेहत याब कर दें वो। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।